बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो कंटिन्यू करते हैं एंटी एब्डोमिनल वॉल के मसल्स से। तो कल मैंने जो है ना आप लोगों को बताया था मसल्स नहीं, वैसे पिछली वीडियो के अंदर, कि जब हम मसल्स की डिस्कशन करते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट होता है वो एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, उसके बाद इंटरनल ऑब्लिक होता है, देन वी हैव द रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, एंड देन वी हैव दी ट्रांसवर्सस फेशिया। सो इनके बारे में मैंने आपको ऑरिजिन इंसर्शंस के बारे में बताया था कि एक्सटर्नल ऑब्लिक का जो ऑरिजिन होता है ये होता है फ्रॉम द लोअर 6 रिब्स, लोअर 8 रिब्स से, ठीक है। और जो इसके अपर 8 इन लोअर 8 रिब्स जो हैं उनसे इसका ऑरिजिन होगा। इसमें से जो ऊपर वाले 4 होते हैं, इनके साथ ये जो जहाँ से राइज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसका इंटरडिजिटेशन होता है विद द लेटेस्ट एंटीरियर मसल एज वेल। जबकि जो लोअर वाले होते हैं 4, जहाँ से ये फाइबर्स राइज कर रहे होते हैं वो लेटेस्ट डोर्साई के साथ जाकर इंटरडिजिटेट कर रहे होते हैं, यानी कि उनके साथ एक किस्म का इंटरमिंगल हो रहे होते हैं। फिर ये फाइबर्स हैं, ये जो है लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द सेंटर ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ये जो सेंटर होता है ये एक्चुअल में एपिरोसिस होता है ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस मसल जो है एंटी एब्डोमिनल वॉल के अंदर आपको सेंटर में नजर आएंगे। ये 2 होते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ये आपस में एपिरोसिस कर रहे होते हैं उस जगह को हम लीनिया एल्बा कहते हैं, और इनकी जो लेटरल मार्जिन होती है उन्हें हम लीनिया सेमिनारिस कहते हैं। ये लीनिया एल्बा है, ठीक है। यहाँ पर एपिनोसिस होता है ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस ऑफ राइट एंड लेफ्ट, और जहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस का लेटरल मार्जिन होता है उसे हम लीनिया सेमिनारिस कहते हैं। तो ये जो फाइबर्स होंगे जो कि एक्सटर्नल ऑब्लिक के, अगर आप यहाँ पे फाइबर्स देख रहे हो, ये फाइबर्स नीचे आते हैं, और ये इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, फ्रॉम द रिब्स, लोअर 8 रिब्स से। और फिर ये आकर कहाँ पे अटैच होते हैं, कुछ फाइबर्स ऊपर ज़ाइफोइड प्रोसेस के साथ अटैच हो जाते हैं, कुछ लीनिया एल्बा के साथ अटैच हो जाते हैं, और कुछ जो है नीचे आकर प्यूबिक टुबरकल और प्यूबिक क्रेस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं, और इलियक क्रेस्ट के साथ भी कुछ अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये इसकी इंजर्शन हो जाती है। अब आपने याद रखना है कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक जब ये नीचे आता है तो यहाँ पर इन द लोअर मोस्ट रीजन में, जहाँ पे नॉर्मली हम डिस्कस करते हैं जब हम लोअर लिम्ब पढ़ते हैं तो इंग्वायल लिगामेंट के बारे में बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये जो लोअर फाइबर्स होते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक के, वही इंग्वायल लिगामेंट बना रहे होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इंग्वायल लिगामेंट कौन बना रहा है, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स बनाते हैं। और ये इस तरह से होता है ना कि मैं आपको बताती हूँ कि जब ये नीचे, यानी अगर ये एंटी एब्डोमिनल वॉल से ये फाइबर्स नीचे आ रहे हैं तो ये जब नीचे की तरफ आते हैं तो एक तो इंग्वायल लिगामेंट बनाते हैं और फिर ये पीछे की तरफ फोल्ड कर जाते हैं। और इसके अलावा जो है इन्हीं की मॉडिफिकेशन होती है यहाँ पर, जो कि लैक्यूनर लिगामेंट है, और इसके अलावा जो है पिक्लिन लिगामेंट आपको दिख रहा है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज बेसिकली द इंटरनल ऑब्लिक, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक के बारे में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंटरनल ऑब्लिक जो होता है उसके जो फाइबर्स होंगे वो, यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स तो नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ये अगर एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स हैं तो इस तरफ जाएंगे इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स, और इन दोनों फाइबर्स की अगर हम एंगल देखते हैं तो इनके दरम्यान में 90 डिग्री का एंगल बनता है तकरीबन। तो दे आर लाइक परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इन जो फाइबर्स की वो है अरेंजमेंट है। ये जो इंटरनल ऑब्लिक होता है इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम दिस लंबार फेशिया, ठीक है। ये लंबार फेशिया है, यहाँ से अराइज करता है। इसके अलावा ये इलियक क्रेस्ट 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट से अराइज करता है। आई एम सॉरी, नॉट 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट से अराइज करता है। इसके बाद 2/3 ऑफ द इंग्वायल लिगामेंट से भी अराइज करता है। एंड देन ये इसके फाइबर्स ऊपर जाते हैं और अगेन इंसर्ट होंगे इन द लीनिया एल्बा के अंदर। कुछ फाइबर्स इसके जो है इन कोस्टल कार्टिलेजेस के साथ भी अटैच हो जाते हैं, और साथ में ज़ाइफोइड प्रोसेस के भी अटैच हो जाते हैं, और नीचे आकर सिम्फिसिस प्यूबिस के साथ भी अटैच होते हैं। तो इस तरह से जो है इसके ऑरिजिन रिजेंशन होता है। और अभी तक इंटरनल ऑब्लिक के बारे में आप इतना ही जानो फिलहाल। उसके बाद ट्रांसवर्सैलिस के फाइबर्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं, जहाँ से ओरिजिन होगा वहाँ से ये हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे। एंड अगेन इसका भी जो इंसर्शन होगा, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, लंबार फेशिया से हो रहा है, इसके अलावा इलियक क्रेस्ट से हो रहा है, और इंग्वायल लिगामेंट से हो रहा है। एंड देन ये जाके जो है इंसर्ट करेंगे ज़ाइफोइड प्रोसेस और लीनिया एल्बा के अंदर, और इसके अलावा जो है सिम्फिसिस प्यूबिस के अंदर भी इंसर्ट करेंगे। और आप देख सकते हो कि इसके फाइबर्स जो है ना वो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टली जो है ना अरेंज्ड है। अब मैं अगर आपको इन तमाम मसल्स की नर्व सप्लाई के बारे में बताऊँ, अच्छा एक और मसल भी होता है पैरामिडालिस मसल। ज़्यादातर इतना कोई कांस्टेंट मसल नहीं है, कुछ लोगों के अंदर होता है, कुछ भी नहीं होता है, इट्स लाइक नॉर्मल। लेकिन अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये कहाँ पे आपको नजर आएगा, रेक्टस एब्डोमिनस के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल है, और इसके नीचे यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है। तो इस जगह पर ये पैरामिडालिस प्रेजेंट होता है। पैरामिडालिस जो होगा ये प्यूबिस बोन के एंटीरियर सर्फेस से अराइज कर रहा है, और लीनिया एल्बा में, यानी यहाँ से देखिए प्यूबिस सर्फेस का एंटीरियर सर्फेस है उससे अराइज करके ऊपर जाके लीनिया एल्बा के साथ इंसर्ट हो रहा है। इन सब मसल्स को सप्लाई कहाँ से मिलती है, नर्व सप्लाई के बारे में बात करें तो आपने याद रखना है कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है, इंटरनल ऑब्लिक होता है, रेक्टस एब्डोमिनस होता है, इन सब को ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस होता है, इन सबको सप्लाई होता है फ्रॉम द इंटरकोस्टल नर्व से, ठीक है। इंटरकोस्टल जो नर्व्स है वो
आई एम सॉरी, नॉट इंटरकोस्टल, थोरेसिक नर्व्स जो हम कहते हैं, थोरेसिक नर्व से सप्लाई करेंगी। जो लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स होती हैं वो सारी तरह से सप्लाई करती हैं। पैरामिडालिस को जो 12th सबकोस्टल जिसको हम कहते हैं सबकोस्टल थोरेसिक नर्व होती है वो इसको सप्लाई करती है। जबकि जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है उसको जो है अगेन लोअर 6 थोरेसिक नर्व सप्लाई करी होती हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस को थोरेसिक नर्व्स के साथ साथ जो है जो लंबार 1 उनकी इलियो एंग्वाइनल और इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व्स होती हैं वो भी सप्लाई करी होती हैं। ठीक है, तो ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई। अगर हम इन मसल्स की फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में आप यहाँ बात याद रखी होंगी कि इनके जो फंक्शंस होते हैं जो एक्सटर्नल ऑब्लिक इंटरनल ऑब्लिक इनके काम होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो एंटी एब्डोमिनल वॉल है हमारा ट्रंक है उसको लैटरली फ्लेक्स करते हैं। लैटरली फ्लेक्स मतलब इस तरफ, फॉर एग्जांपल मैं आपको लैटरली फ्लेक्शन का कैसे बताऊँ, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है, ठीक है, ये ट्रंक है, तो ये या तो इस तरफ इस डायरेक्शन में जाए या इस डायरेक्शन में जाए। यहाँ पे आप देखो, एक तो ये इस ट्रंक को लैटरली फ्लेक्शन लाइक जब आप फॉर एग्जांपल अगर ये आप खड़े हो, ठीक है, आप नहीं कोई भी खड़ा है एंड ये इस तरह मूव करवाना या इस तरह मूव करवाना अपने ट्रंक को, तो इसको लैटरल फ्लेक्शन कहेंगे। तो लैटरली फ्लेक्शन करवाने में रोल प्ले कर रहे होते हैं ये सारे एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स मसल और इंटरनल ऑब्लिक, और इसके अलावा ट्रंक को रोटेट करने में। और सेकंड चीज़ ये है कि जो रेक्टस एब्डोमिनस होता है, रेक्टस एब्डोमिनस एक तो पेल्विस को सपोर्ट करने, रेक्टस एब्डोमिनस एक तो पेल्विस को सपोर्ट करने का काम करता है, दूसरा जो है ना ये आप कह सकते हो ये भी फ्लेक्शन का काम करवाता है ऑफ द ट्रंक। अलॉन्ग विद दैट इनका जो एक और एक्शन होता है वो ये होता है कि जो ये ऑब्लिक्स मसल्स होते हैं, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं और एयर जो है वो डायफ्राम जो है वो नीचे आता है ताकि एयर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो सके, तो उस दौरान ये जो मसल्स होते हैं ये रिलैक्स कर जाते हैं ताकि जो एब्डोमेन के अंदर कंटेंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के विसरा हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस मिल सके। क्योंकि डायफ्राम खुद नीचे आ गया है, तो अगर वो भी रिलैक्स ना करेंगे तो फिर वो सारे ऑर्गन्स किस तरह से, वो तो एक किस्म का आपस में कंप्रेस हो सकते हैं, तो उनको स्पेस देने के लिए वो रिलैक्स कर जाते हैं। और इसके अलावा जो है इंटर एब्डोमेनल प्रेशर को बढ़ाने के लिए भी ये वाले मसल्स जो है एब्डोमेनल मसल्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम कहते हैं रेक्टस शीथ। अब मैं रेक्टस शीथ के बारे में आपको डायग्राम से समझाती हूँ कि रेक्टस शीथ एक्चुअल में क्या है। देखिए, ये एक्चुअल में जो है ये एंटी एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। एंटी एब्डोमिनल वॉल के अंदर सेंटर में मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर जो मसल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है और उसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। में कोई भी 3 मसल्स नहीं होते, लेकिन अगर हम लैटरली आ रहे हैं और लैटरली को डायसेक्शन करते हैं वॉल की, तो हमें 3 तरह के मसल्स नजर आते हैं। कौन कौन से मसल्स? सबसे पहले हमें एक्सटर्नल ऑब्लिक नजर आता है, फिर इंटरनल ऑब्लिक नजर आता है और उसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नजर आता है। ये 3 मसल जो है हम देखते हैं, ठीक है। तो जब ये वाले मसल्स जो है ना, इनकी जब ओरिजिन मोस्टली देखा हमने कि इनका जो ओरिजिन होता है वो कहाँ पर होता है, ये आकर जो है अटैच होते हैं विद द लिनिया एल्बा, चाहे वो एक्सटर्नल ऑब्लिक हो, इंटरनल ऑब्लिक हो, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो। नो डाउट कि और भी ओरिजिन होते हैं इनके, इंसर्शंस होती हैं, लेकिन एक जो इंसर्शन कॉमन हमने देखी वो ये है कि लिनिया एल्बा में आके ये इंसर्ट होते हैं जितने भी ये मसल्स हैं। मोस्टली जो इसका मस्कुलर कंपार्टमेंट होता है इन मसल्स का, वो जो है लैटरली आपको ज़्यादातर नजर आएगा। और जैसे जैसे ये सेंटर में आते हैं ताकि ये इधर लिनिया एल्बा पे जाके इंसर्ट कर सकें, लिनिया एल्बा पे जाके इंसर्ट कर सकें, ये एपोन्यूरोटिक होने लग जाते हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ यू कैन से कि ये अगर फॉर एग्जांपल इसका लैटरली ये मसल आ रहा है, लेट्स से एक्सटर्नल ऑब्लिक है, तो ये जैसे जैसे लिनिया एल्बा की तरफ मूव कर रहा है, सेंटर में आ रहा है, तो ये वाला जो पार्ट उसका ज़्यादातर एपोन्यूरोसिस होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनें, जब ये इधर आकर इंटर करेगा और लिनिया एल्बा पे अटैच होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस को भी कवर कर रहा है, रेक्टस एब्डोमिनस के ऊपर से गुजर रहा है। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पर रेक्टस एब्डोमिनस के लेवल पर जाकर ये क्या बनाते हैं, ये तीनों की तीनों मसल्स के जो फाइबर्स हैं, जो एपोन्यूरोसिस है वो बनाता है शीथ। वो क्या बनाता है, शीथ। और वो शीथ जो है क्या करता है, रेक्टस एब्डोमिनस को कवर कर लेता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेक्टस एब्डोमिनस का मसल है, एक ये और ये दूसरा, और ये लिनिया एल्बा है, ठीक है, ये लिनिया एल्बा है। सो लिनिया एल्बा और ये रेक्टस मसल्स हैं। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल फाइबर्स आ रहे हैं, तो ये फाइबर्स क्या करेंगे, ये इसको कवर कर लेंगे आगे और पीछे से इस तरह से, और ये क्या बना लेंगे, ये एक शीट से बना लेंगे, ये एक शीट से बना लेंगे। और इस शीट को हम नाम देते हैं रेक्टस शीट का, ठीक है, जिसमें कंटेंट क्या है, रेक्टस मसल है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे साथ में। लेकिन ये रेक्टस शीट किससे बना है, कोई आपसे पूछे तो आपने कहना है कि ये इनकी मसल्स यानी एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के जो एपोन्यूरोसिस होता है उससे मिलकर बनता है। अब हमने ये देखना है कि आखिर रेक्टस शीट के अंदर एंटीरियर इसका जो पार्ट होता है, एंटीरियर वॉल जो होता है, एंटीरियर वॉल जो है वो कौन बना रहा होता है, और इसका जो पोस्टीरियर वॉल होता है वो कौन से फाइबर्स बना रहे होते हैं। तो इसके लिए हम 3 जगहों पर क्रॉस सेक्शन लेने वाले हैं। एक हम जो है वो फॉर एग्जांपल ये अम्ब्लाइकस है, ठीक है, ये अम्ब्लाइकस है, और ये कोस्टल मार्जिन है, ठीक है, ये कोस्टल मार्जिन है, और ये जो है ना ASIS है, ये वाले। सो एक जो है ना हम कोस्टल मार्जिन पे कट करेंगे, क्रॉस सेक्शन लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो रेक्टस मसल होता है, ठीक है, रेक्टस मसल को हम देखेंगे कि आखिर उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर किस तरह से जो है ना इस शीट्स ने कौन कौन से फाइबर्स ने इसको कवर किया होता है। और फिर एक जो है हम
एसाइज के लेवल पे लाइन होती है जिसको हम कहते हैं आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन क्या होती है मैं आपको बता दूं पहले से ही, बल्कि अभी नहीं बता रही, बस याद रखें कि एसाइज लेवल और इस कोस्टल मार्जिन के दरमियान में जो है इनके दरमियान में हम एक और कट लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर देखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो यानी एक क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं कोस्टल मार्जिन के लेवल पे, ठीक है। दूसरा जो क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं दैट इज़ एट द बिटवीन द आर्कुएट लाइन और कोस्टल मार्जिन, और थर्ड जो हम लेंगे दैट विल बी बिलो द आर्कुएट लाइन। और इसमें हम अब देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर इस रेक्टस शीट का एंटीरियर वॉल कौन से फाइबर्स बना रहे होते हैं, कौन से मसल कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं और पोस्टीरियर कौन से कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। सो जब फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोस्टल मार्जिन की, जब कोस्टल मार्जिन पे हम कट लेते हैं, ठीक है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कट करते हैं। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करो ये जो है ना आप ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ 3D में विजुलाइज करवाना चाह रही हूँ। अच्छा, ये कंसिडर कीजिए कि कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, ये इसका एंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है। हम यहाँ पर ऐसे करके क्रॉस सेक्शन करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको कट करते हैं और फिर हम इस तरफ से यूं करके इसको देख रहे हैं, ठीक है, यूं करके हम देख रहे हैं। तो सेंटर में क्या था, यहाँ पे सेंटर में क्या होता है, रेक्टस एब्डोमिनस मसल होते हैं, राइट। तो हम इसको इधर से देख रहे हैं, अब कट करके यहाँ से ऊपर से देख रहे हैं कि अब यहाँ रेक्टस एब्डोमिनस है, तो इसके एंटीरियर शीट कौन बना रहा होता है और पोस्टीरियर शीट कौन बना रहा होता है। सो जब कोस्टल मार्जिन के लेवल पे कट किया गया और देखा गया तो क्या नज़र आया कि ये रेक्टस मसल्स हैं, ठीक है, और ये लीनिया एल्बा हो गया। अब इसको जो है ना, ये इसका लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो देखा गया कि जो पोस्टीरियर होता है वहाँ पर जो है कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं पोस्टीरियरली इसको पोस्टीरियरली रेक्टस शीट का को बना रहे होते हैं, जबकि एंटीरियरली जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल देखा है उसके फाइबर्स जो है ना वो इसको कवर कर रहे होते हैं और इसका रेक्टस शीट का एंटीरियर वॉल एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स बना रहे होते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, इधर देखें, ये जो है ना ये बेसिकली कट किया गया है एट द लेवल ऑफ कोस्टल मार्जिन्स, ठीक है। अब ये जो है इसका ये एंटीरियर है, ठीक है, और ये पोस्टीरियरली दिख रहा है। ये रेक्टस शीट है, रेक्टस मसल है, ठीक है, ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, और इसके पीछे आप देखो कि यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और इंटरकोस्टल मसल्स हैं और कोस्टल स्पेसेस हैं, वो सब कुछ इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। तो यानी रेक्टस शीट का पोस्टीरियर ये कोस्टल कार्टिलेजेस और कोस्टल मसल्स बना रहे हैं, जबकि एंटीरियरली आपको क्या नज़र आ रहा है, यू कैन सी द, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है दिस इज द एपिनोसिस ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक। यानी कि ये डायग्राम कुछ इस तरह से है कि ये रेक्टस मसल है, ये एक साइड से दिखाया हुआ रेक्टस मसल, और इसके पीछे जो है पोस्टीरियरली आपको कोस्टल कार्टिलेजेस नज़र आ रहे हैं और इंटरकोस्टल मसल्स, और आगे जो है कौन से फाइबर्स इसको कवर कर रहे हैं, इस शीट को बना रहे हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स। दूसरे डायग्राम में दूसरा क्रॉस सेक्शन लिया है एट द लेवल ऑफ बिटवीन द आर्कुएट लाइन एंड द, यानी आर्कुएट लाइन यानी एसाइस और कोस्टल मार्जिन के दरमियान में जो दरमियान में मिडिल में क्रॉस सेक्शन किया गया है। इसमें आपको रेक्टस एब्डोमिनस मसल नज़र आ रहा है। इसके पीछे मैं आपको पहले बता दूँ यहाँ डायग्राम में, फिर मैं बताती हूँ। तो ये जो है ना अब हम देख रहे हैं एट द लेवल ऑफ बिटवीन द आर्कुएट लाइन एंड द कोस्टल मार्जिन। तो ये पोस्टीरियर है, सॉरी ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है, ठीक है। तो आगे से क्या होता है ये है कि वी हैव 3 मसल्स है ना, एक एक्सटर्नल ऑब्लिक, एक इंटरनल ऑब्लिक और एक है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। तो होता क्या है कि जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है ये एंटीरियरली एक्सटर्नल ऑब्लिक आगे से कवर करेगा, ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक आगे से कवर करेगा। एक ये जो इंटरनल ऑब्लिक मसल, लेट मी जस्ट मेक इट अगेन, एक मिनट, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। एक्सटर्नल ऑब्लिक के जो फाइबर्स होते हैं वो इसको आगे से कवर करते हैं, नंबर 1। इंटरनल ऑब्लिक के जो फाइबर्स होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, एक पार्ट जो है वो आगे से कवर करता है और एक पार्ट पीछे से कवर करता है, जबकि जो ट्रांसवर्स एब्डोमिनस का मसल है वो जो है पीछे से कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये रेक्टस एब्डोमिनस है, ये अगेन ये पोस्टीरियर है और ये एंटीरियर है, क्योंकि एंटीरियर स्किन वगैरह होता है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि ये जो है ना ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल आकर इसको एंटीरियरली कवर कर रहा है और इंटरनल ऑब्लिक स्प्लिट कर जाता है और एक एंटीरियरली कवर करता है और एक पोस्टीरियरली कवर करता है, जबकि ट्रांसवर्स एब्डोमिनस इसको पोस्टीरियरली कवर कर रहा है। ये हो गया इसके बारे में। देन तीसरी चीज़ आ जाती है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि ये आप देख रहे हो अगेन जो है रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। जब हम आर्कुएट लाइन से नीचे आते हैं यानी एएसआई से नीचे क्रॉस सेक्शन लेते हैं और जब हम देखते हैं कि रेक्टस शीट कौन चीज़ें बना रही है, एंटीरियर कौन बना रहा है, पोस्टीरियर कौन बना रहा है, तो अगर एंटीरियर है पोस्टीरियर है तो देखने को मिलता है कि एंटीरियरली तीनों की तीनों फाइबर्स, चाहे वो इंटरनल ऑब्लिक हो, एक्सटर्नल ऑब्लिक हो या ट्रांसवर्स, वो सारे के सारे एंटीरियर शीट को बना रहे होते हैं, लेकिन पोस्टीरियरली कोई भी मसल का फाइबर्स नहीं होते, बल्कि डायरेक्टली ये जो रेक्टस शीट है इट इज़
इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रांसवर्सिस फेशिया, ट्रांसवर्सालिस फेशिया। जब हम नॉर्मली जब हमने शुरू में एंटी एब्डोमिनल वॉल की बात की थी, हमने कहा था कि जब सबसे सुपरफिशियल होता है स्किन होता है, उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होता है, फिर डीप फेशिया होता है, फिर मसल्स होता है, उसके बाद ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है। तो आप खुद सोचो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सारे के सारे मसल्स जो हैं वो ऊपर एंटियरली इस रेक्टल शीट को बना रहे हैं, तो पीछे लेटस के पीछे क्या रह जाएगा? ऑब्वियसली ट्रांसवर्सालिस फेशिया ही रह जाएगा, तो वो आपको पीछे नजर आएगा। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो कि ये रेक्टस एब्डोमिनस दिखा रहे हैं, ये तीनों के तीनों मसल्स क्या आ गए? एंटियरली आ गए हैं, और पीछे जो है सिर्फ एक ही फेशिया रह गया, और ये फेशिया क्या है? ट्रांसवर्सालिस फेशिया है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रांसवर्सालिस फेशिया है, ट्रांसवर्सालिस फेशिया, उसके बारे में बात कर रहे थे। ट्रांसवर्सालिस फेशिया जो है ये मसल लेयर्स जो होती है, मसल्स, उसके बाद डीप एक और फेशिया आता है जिसको हम ट्रांसवर्सालिस फेशिया कहते हैं। और ये ट्रांसवर्सालिस फेशिया जो है डिफरेंट चीज़ों में इसका डिफरेंट नाम होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये फेशिया जो है डायफ्राम के लेवल पे प्रेजेंट है तो इसको हम डायफ्रामेटिक फेशिया कहेंगे। अगर ये सॉस मेजर के लेवल पे प्रेजेंट है, सॉस मसल जो है ना उसके लेवल पे प्रेजेंट है, तो इसको हम इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम नाम देंगे सॉस फेशिया का। इसी तरह से अगर ये जो है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल के लेवल पे प्रेजेंट है, यानी उस जगह पर मौजूद है या उसको लाइन कर रहा है, तो हम उसको ट्रांसवर्सालिस फेशिया कहेंगे। फिर अगर जो है कॉर्डेटस लंबोरम के लेवल पे है तो उसको हम कॉर्डेटस लंबोरम फेशिया कहेंगे। अगर ये जो है इलियाकस फेशिया, इलियाकस के लेवल पे है ये फेशिया, तो इसको हम इलियाकस फेशिया कहेंगे। मतलब है, कुल मिला के बात करने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ट्रांसवर्सालिस फेशिया जो है वो फेशिया है जो कि आपको रेक्टस एब्डोमिनस, आप ये जो तीन मसल्स हमने डिस्कस किए उनके डीप आपको नज़र आता है। ठीक है, एंटी एब्डोमिनल वॉल का ही एक स्ट्रक्चर है, और डिफरेंट जगहों पर जो है अकॉर्डिंग टू द मसल्स जो उसके साथ इंटर रिलेटेड हैं, उसके लिहाज से उसको डिफरेंट नाम नहीं जा सकते हैं। अगर वो फेशिया जो कि डायफ्राम के इन कनेक्शन में है तो उसको हम डायफ्रामेटिक फेशिया कहेंगे। इस तरह अगर वो स्वास के करीब है तो स्वास फेशिया कहेंगे, अगर वो इलियाकस के पास है तो इलियाकस फेशिया कहेंगे। इस तरह से ट्रांसवर्सालिस फेशिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब एक और क्लिनिकल की बात कर लेते हैं। क्लिनिकल यहाँ पे जो क्लिनिकल दिया हुआ है ना, इधर से मैं बता देती हूँ। इस क्लिनिकल में जो मेन बात बताई जा रही है वो ये है कि नॉर्मल जब हम इंस्पायर करते हैं तो जो स्टर्नम होता है वो आगे की तरफ आ जाता है, ताकि एयर जो होता है लंग्स के अंदर वो कम हो जाए, और एयर जो है प्रेशर जो है वो कम हो जाए लंग्स के अंदर, और एयर जो है वो इनर एटमॉस्फेयर से अंदर आ सके हमारे लंग्स में। तो इस दौरान जो होता है, जब स्टर्नम आगे आता है, रिब्स जो है ना वो आगे की तरफ उभरती हैं, तो एब्डोमेन मसल जो होता है वो भी जो है आगे की तरफ मूव करते हैं ताकि स्पेस बढ़ सके विद इन द एब्डोमेन। लेकिन कुछ केसेस में जब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, तो पैराइटल पेरिटोनियम की अगर इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो तब क्या होता है कि तब मसल्स जो है ना वो जब हम इंस्पायर करते हैं तो मसल्स आगे की तरफ नहीं आते बल्कि पीछे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं। तो इससे एक आप कह सकते हो क्लिनिकल पॉइंट ये है कि अगर आप किसी ऐसे पेशेंट को देखते हो कि उसके अंदर जो है जब वो इंस्पायर करता है तो इसके जो मसल्स है वो आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ यानी रिट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि उसके जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो इन्फ्लेम्ड हुआ है। एक और चीज़ है यहाँ पे विस्ट्रोपोप्टोसिस के बारे में बताया हुआ है। देखिए, विस्ट्रोपोप्टोसिस क्या होता है? मोस्टली जो वुमेन मतलब जिनकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी होती हैं, तो उनके जो एब्डोमेन मसल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते, ठीक है, और वो बाहर की तरफ उभर आते हैं। तो इसको हम कहते हैं इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते कि जो इंटरनल विस्टा है, इंटरनल ऑर्गन्स है, उनको सपोर्ट कर सके, तो वो बाहर की तरफ किस्म का प्रोट्रूजन होती है जिसको हम विस्ट्रोपोप्टोसिस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ट्रांसवर्सालिस फेशिया के बारे में ना मैं आपको एक दो बातें और बताना चाहती हूँ। वो ये है ना कि यही ट्रांसवर्सालिस फेशिया होता है, यानी कि वो फेशिया जो कि इलियाकस को कवर कर रहा होता है, इलियाकस, ठीक है, और वो फेशिया जो कि वो फेशिया जो कि सॉस को कवर कर रहा होता है, और वो फेशिया जो कि ट्रांसवर्सालिस को कवर कर रहा होता था। ट्रांसवर्सालिस फेशिया एंड सॉस फेशिया, ये दोनों के दोनों जब ये नॉट सॉस, इलियोसॉस फेशिया हम कह सकते हैं। तो जो फेशिया इलियाकस को कवर कर रहा होता है, ठीक है, इलियाकस मसल को, और जो फेशिया ट्रांसवर्सालिस के साथ रिलेटेड होता है, ये दोनों के दोनों जब ये नीचे आते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये अगर इंग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है, इससे नीचे ये डीपली इसके गुजरेंगे, ये फेशिया नीचे की तरफ आता है और ये एक शीट सी बनाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट फेमोरल शीट। और आपने इस बात को याद रखना है कि फेमोरल शीट के अंदर वेसल्स हो सकते हैं, लिम्फ नोड हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है नर्व्स नहीं होती। तो आप इस बात को याद रखना है कि ट्रांसवर्सालिस की नर्व्स होती हैं वो इससे बाहर होती हैं हमेशा, इसके अंदर आपको नज़र नहीं आती। फेमोरल शीट में भी आपको नर्व्स अंदर नज़र नहीं आती। सेम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ ट्रांसवर्सालिस फेशिया के लेवल पे जब एब्डोमेन में होगा, तो एब्डोमेन के लेवल पे अगर आप देखते हो ट्रांसवर्सालिस फेशिया के अंदर आपको ब्लड वेसल्स नज़र आ जाएंगे, आपको लिम्फ नोड नज़र आ जाएंगी, लेकिन यू वॉन्ट सी एनी नर्व्स, एब्डोमेन नर्व्स इसको आपको इस ट्रांसवर्सालिस फेशिया में नज़र नहीं आएंगी। फिर आखिर नर्व्स कहाँ पे होती हैं? नर्व्स एक्चुअल में जो है ना ये प्रेजेंट होती हैं मसल लेयर के दरमियान में, और कौन से मसल के दरमियान में? इंटरनल ऑब्लिक और
ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस के दरमियान रिप्रेजेंट होती हैं नर्व्स। अच्छा, मैंने आपको ना आर्कुएट लाइन के बारे में नहीं बताया कि आर्कुएट लाइन एक्चुअल में क्या था। देखिए, ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, ठीक है, और ये अम्बिलिकस है, फॉर एग्जांपल ये एसआईएस है, ठीक है, ये एसआईएस है। एक्चुअल में आर्कुएट लाइन एएसआईएस के लेवल पे होता है, क्योंकि ये एक्चुअल में है क्या। आर्कुएट लाइन वो लाइन, ये एक ऐसा एक किस्म की लिमिटिंग लाइन है कि अगर इससे ऊपर हम जाते हैं ना, तो जो रेक्टस शीथ होता है उसका जो पोस्टीरियर वॉल है वो मसल फाइबर से मिल के बना होता है। लेकिन अगर हम इस आर्कुएट लाइन से नीचे जाते हैं ना, तो फिर जो रेक्टस शीथ का पोस्टीरियर वॉल होता है वो किसी भी मसल फाइबर से नहीं बना होता, वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होता है ट्रांसवर्स फेशिया के साथ। तो आर्कुएट लाइन एक किस्म की डिमार्केशन पॉइंट है कि अगर आप फॉर एग्जांपल कोई कट लगा रहे हो, क्रॉस सेक्शन कर रहे हो आर्कुएट लाइन से ऊपर यानी एसआई से ऊपर, तो आपको पोस्टीरियर शीथ में मसल फाइबर्स नज़र आएंगे, यानी कि पोस्टीरियर वॉल मसल फाइबर्स बना रहा होगा। लेकिन अगर आप आर्कुएट लाइन से नीचे आते हो और तब आप कट लगाते हो और क्रॉस सेक्शन देखते हो, तो फिर आपको नजर आएगा कि पोस्टीरियर वॉल या पोस्टीरियर जो वॉल है रेक्टस शीथ की, वो किसी मसल फाइबर से नहीं बनी होती, बल्कि वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट होती है विद द ट्रांसवर्स फेशिया। ट्रांसवर्स फेशिया के बाद हम फर्दर जब डीप जाते हैं तो ट्रांसवर्स फेशिया है और ये पैलेटिव पेरिटोनियम है, लेकिन इनके दरमियान में भी आपको एक किस्म का कनेक्टिव टिश्यू नज़र आता है और ये इसमें फैट्स होते हैं और इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस, या इसको हम प्री पेरिटोनियल स्पेस कहते हैं, पेरिटोनियल से पहले, और इसमें मोस्टली फैट्स होते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है। फिर इसके बाद ये आ जाता है पैराइटल पेरिटोनियम। पेरिटोनियम खुद क्या है, एक सीरस लेयर होती है, सीरस मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है, और वो पेरिटोनियम लेयर जो कि एब्डोमिनल वॉल को कवर करी होगी उसको हम पैराइटल पेरिटोनियम कहेंगे, और जो ऑर्गन्स वगैरह को कवर करेगी उसको हम बेसल पेरिटोनियम कहेंगे। तो इस तरह से जो है ना फाइनली एब्डोमिनल वॉल की लेयर्स ख़त्म हो जाती हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं इसी पेरिटोनियम से रिलेटेड कि अगर आप देखते हो पैराइटल पेरिटोनियम की नर्व सप्लाई की बात करते हो ना, तो वो पैराइटल पेरिटोनियम जो कि डायफ्राम के साथ इन कांटेक्ट में होगा, तो उसको सप्लाई करने के लिए डायफ्राम के एक सेंट्रल पार्ट और एक पेरिफेरल पार्ट है ना, जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको जो सप्लाई होगी पैराइटल पेरिटोनियम ही है, उसको सप्लाई फ्रेनिक नर्व से होगी, C3, C4 और C5, जबकि जो इसका पेरिफेरी होता है उसको सप्लाई जो है होती है फ्रॉम द कोस्टल, जो इंटरकोस्टल नर्व्स है ना उससे होती है। एंड इसके अलावा जो है जो एंटीरियर और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के और पार्ट्स हैं उनको भी सप्लाई मिलती है लंबार नर्व से और इंटरकोस्टल नर्व से, ठीक है। तो डायफ्राम का याद रखना है कि जो पैराइटल पेरिटोनियम डायफ्राम के सेंटर को कवर कर रहा होता है उसको सप्लाई फ्रेनिक नर्व से होगी, और जो उसके पेरिफेरी को कवर कर रहा होता है उसको सप्लाई इंटरकोस्टल नर्व से होती है।